दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी वाले पोर्शन से कैस्पियन सागर झील के बारे में। ठीक है, डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हो, यही है हमारी कैस्पियन सागर झील। पहला मैप जो आप देख रहे हैं वो बताता है कि कौन कौन से देशों के साथ में अपनी ये जल की सीमा को शेयर करती है। ठीक है, तो यदि इसके आप नॉर्थ वाले और पूरब वाले हिस्से की तरफ जाओगे तो कजाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रही है। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, मतलब इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें तुर्कमेनिस्तान के साथ में अपने पानी की सीमा को ये शेयर करती है। नीचे चले जाओगे तो आप साउथ वाले हिस्से में ईरान के साथ अपनी वाटर बाउंड्री को शेयर करती है, और इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है और जो दक्षिणी वाला हिस्सा है यहाँ पर अजरबैजान के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करती है, और नॉर्थ वाला और जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पर रसिया के साथ में अपनी जल की सीमा को शेयर करती है। अब पहली बात आ जाती है कि ये जो कैस्पियन सागर है ये झील है या फिर समुद्र है, सी है। तो यदि आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे ना सी की, द कैस्पियन सी इज ए लेक एंड नॉट ए सी, ये झील है सागर नहीं। क्योंकि रीजन ये है कि ये क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है, और डायरेक्ट आउटलेट टू द ओशियन हमको नहीं देखने को मिलता। ओशियन के साथ में डायरेक्ट आउटलेट मतलब अपने पानी को डायरेक्ट आउटलेट नहीं करती है। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि देखो, आज से 5.5 मिलियन साल पहले की बात यदि देखोगे तो ये किसका एक पार्ट थी, एंशियंट पैराथाइथिस सी का हिस्सा ये थी, एंड गॉट लैंडलॉक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्ट। टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनमें अपलिफ्ट देखने को मिला, और जो सी का लेवल था वो डाउन हो गया। सी लेवल जैसे ही डाउन हुआ अब ये क्या बन गई, झील बन गई। नॉर्मली जो आप याद रखते हो ना कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि आखिर इसका पानी है कैसा, फ्रेश वाटर है या फिर जो है सैलाइन क्षारी वाला जो है नमकीन वाला पानी। Although most sources consider Caspian Sea the world's largest lake, it is not the largest freshwater lake. एक बात आपको ध्यान रखना, फ्रेश वाटर वाली ये सबसे बड़ी झील नहीं है। It can be classified as a brackish water body, मतलब नमकीन वाटर वाली बॉडी है, और ना ही ये पूरी तरह से नमकीन है, क्षारी है, और ना ही ये फ्रेश वाटर की झील है। इस पर यदि आप नमक की मात्रा देखोगे तो वो है 1.2% सैलाइन हमको देखने को मिलता है। और इसका जो मीन सैलिनिटी यदि हम बात करें एवरेज की तो अबाउट 1/3 सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। समुद्र में जितना खारापन है उसका 1/3 हिस्सा ही यहाँ पर खारापन हमको देखने को मिलता है। तो फिर वही बात बताई जाती है कि 5.5 मिलियन साल पहले कैस्पियन सागर जो है टेथिस ओशियन का हिस्सा थे। ठीक, लेकिन क्या हो, कंप्लीटली कट ऑफ हो गया ओशियन से ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, और फिर द सी बिकेम लैंडलॉक्ड विदाउट एनी आउटफ्लो, और बाहर की तरफ इसका पानी कहीं जाता नहीं है। Therefore, any water that gets into the sea is either absorbed into the ground or evaporated, leading to the water becoming saline. अब इससे क्या हो रहा है, जो भी पानी यहाँ आ रहा है या तो वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और नहीं तो वो भाप के रूप में उड़ जा रहा है। इसी के चलते चलते यहाँ पर जो क्षारकता है ना वो पाई जाती है। अब हमें नॉर्मली ये लग रहा है कि ये जो झील है इसके पानी का सब जगह एक सा खारापन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईरान की तरफ वाला जो किराना है ना वो है क्षारीय है, लवड़ी जिसको आप बोल सकते हैं। देन सीज नॉर्दर्न पोर्शन, अब जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उधर से कई सारी नदियां पानी ले लेके आती हैं। इसी के चलते चलते जो नॉर्दर्न पोर्शन कंटेन्स कंसिडरेबली फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर,
वहां से ताजा पानी आ रहा है इसलिए वो फ्रेश वाटर है, और नीचे नीचे अब पानी बहते ईरान की तरफ जा रहा है इसलिए उधर का पानी जो है क्षारीय है। अब जैसा कि इसमें बात बताई गई है कि बहुत सारी जो नदियां हैं यहाँ पर अपने पानी को ले जा करके छोड़ती हैं। जैसे कि टॉप में आप देख रहे हैं यूराल रिवर है, इसके किनारे अट्रायू सिटी स्थित है। एक है एम्बर रिवर, ठीक है। और आप इस तरफ यदि जाओगे, किस तरफ, रसिया की तरफ में, तो एक रिवर है, कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर, जो कि यहाँ पर अपने पानी को ड्रेन करती है। इसके किनारे जो बेसिन आप देख रहे हैं, ये जो बना रही है वोल्गा रिवर, अस्ट्राचन सिटी स्थित है यहाँ पर। और भी रसिया की कुछ नदियां हैं जैसे कि कूमा रिवर, टेरेक रिवर और सुलाग रिवर ऐसी हैं जो अपने पानी को यहाँ पर ड्रेनेज कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अजरबैजान से एक रिवर आ रही है कूरा रिवर, ये भी अपने पानी को कैस्पियन सागर में छोड़ती है। इसके अलावा सैफिड रुड ईरान की रिवर है जो कि अपने पानी को यहाँ पर ड्रेनेज करती है। अलग अलग देशों की कई सारी नदियों को हमने देखा ये पानी को यहाँ पर लाकर छोड़ रही हैं। इसके कुछ कुछ डायमेंशन के बारे में दिया गया है। इसके पहले एक वर्ड दिया गया है इंडो-हेरिक बेसिन। अब नदियां अपने बेसिन का निर्माण करती हैं, तो एक ऐसा बेसिन जिसमें ड्रेनेज वाला तो है लेकिन आउटफ्लो नहीं है, मतलब केवल यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से पानी बाहर जा नहीं रहा है। इसका जो सरफेस एरिया है वो है 3,86,400 वर्ग किलोमीटर लगभग में है। ये एकदम करेक्ट डाटा नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और जो लूसेंट की किताब है उसमें 3,71,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। और लंबाई इसकी लगभग है 1200 किलोमीटर और लगभग है चौड़ाई इसकी 320 किलोमीटर। सी का जो सरफेस है वो लगभग 27 मीटर बिलो है द सी लेवल एंड हैज ए वॉल्यूम ऑफ 78,200 घन मीटर। यहाँ पर पानी के आयतन के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखोगे कैस्पियन झील अपने पानी का कितने हिस्सेदारी रख रही है। लॉक स्ट्रीम यदि वाटर की हम बात करें तो वो 40 से लेकर के 44% वाटर, मतलब झील, जितनी भी झीलें हैं वर्ल्ड में, जितनी भी झीलें पाई जाती उनके पानी और इसके पानी को मिला की तुलना करें तो 40 से 44% हिस्सा ही अपने आप में रखती है, ठीक है। 5 कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप शेयर द कैस्पियन सीज कोस्ट लाइन। तो एशिया के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश जो है इसकी कोस्ट लाइन के साथ में शेयरिंग करने का काम करते हैं। इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ। ये सारी चीजें हम देख लिए हैं कि किधर किस तरफ से और किधर किस तरफ से कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को ये देखो। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और भी डिटेल देखना है तो इसका वीडियो पार्टिकुलरली अलग से बना करके डाल दिया हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वर्ल्ड जियोग्राफी बाई मैप में जा कर के देख सकते हैं। और भी जितनी भी रिवर झील हम देखते जा रहे हैं ना, उन सभी का अलग अलग सेपरेट वीडियो में बना दिया हूँ। वहाँ पर आप जा कर के उनके बारे में डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। उनको बार बार देखते रहिए आप और रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे जो चीज़ें छूट जाती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं छोटी छोटी, उनको मैं डालते रहता हूँ। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। इनके नाम पर ही ये पुरस्कार रखा गया है। ये जो वैज्ञानिक हैं इनका जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रसिया चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अब स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली जितनी भी वार्षिक आय है उसको पुरस्कारों
के माध्यम से मदद करने में दान कर दी थी। अब शुरू में जब इनकी स्थापना की गई थी ना, तो उस समय ये जो पुरस्कार है 5 विषयों पर दिए जाते थे। वो विषय कौन कौन से थे? पहला विषय था विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा था साहित्य, फिर शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता था, मतलब कि अर्थशास्त्र में ना बाद में चालू किया गया था। पहले जो है 5 सब्जेक्ट ही थे इसमें। अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार है वे स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में चालू किया गया था। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब इसके अलावा हमें देखना है, देखो इसके लिए जो समिति बनी है और जो चयनकर्ता लोग प्रत्येक साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। अब ये जो महीना अक्टूबर का चल रहा है, इसलिए इसके प्राप्तकर्ताओं की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इनको पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा। अब मेडिकल के फील्ड में या फिर आप कह सकते हो साइंस के फील्ड में 2 लोगों के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। डेविड जूलियस, 65 साल उम्र है इनकी, और एरडेम पेटापाउटियन, ठीक है। दोनों जो हैं यूएस के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज को विन कर लिया फॉर मेडिसिन फॉर डिस्कवरीज ऑन रिसेप्टर्स इन द स्किन दैट रिस्पॉन्सिबल टू हीट एंड प्रेशर। अब हमारी बॉडी में हीट और प्रेशर के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं उसकी इन्होंने खोज की है। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया गया है। Their discoveries have unlocked one of the secret of nature by explaining the molecular basis of sensing heat, cold, and mechanical force, which is fundamental to our ability to feel, interpret, the interact with our internal and external environment। तो ऐसी चीज़ें जिनके कारण हम क्या कर रहे हैं, हीट को फील कर रहे हैं, ठंडाई को फील कर रहे हैं और मैकेनिकल फोर्स को महसूस कर पाते, विच इज़ फंडामेंटल टू आवर एबिलिटी टू फील, इंटरप्रेट एंड इंटरेक्ट विथ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी इन्होंने डिस्कवरी की। डेविड जूलियस, 65 साल इनकी एज बताई जा रही है। इन्होंने क्या काम करा है? वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रिसर्च यूजिंग capsaicin, a compound from chili peppers that induce a burning sensation, to identify which nerve sensor in the skin to respond heat। तो इन्होंने नर्व से जो सेंसर रहते हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सा है जो कि जिसके कारण हमारी जो स्किन है रिस्पॉन्सेस कर देती है किसी भी चीज़ को फील करके, उसके बारे में उन्होंने खोज की है। इसके अलावा आरडेम पेटरपाउटियन 54 साल के हैं। इनको क्रेडिट जाता है फॉर फाइंडिंग ए सेल्यूलर मैकेनिज्म एंड द अंडरलाइंग जीन दैट ट्रांसलेट्स ए मैकेनिकल फोर्स। तो जीन की इन्होंने खोज की है जो कि मैकेनिकल फोर्स को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करने का काम करती है। मैकेनिकल फोर्स ऑन आवर स्किन इनटू एन इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल के माध्यम से ये मैकेनिकल फोर्स को क्या काम करने का काम करती है, ट्रांसलेट करने का काम करती है। अब इन्होंने जो फर्स्ट वाले लोग हैं, इन्होंने जो डिस्कवरी की है उसका यूज़ कहाँ है? देयर वर्क इज फोकस्ड ऑन द फील्ड ऑफ सोमेटो सेंसेशन। इसके चलते चलते क्या हो जाएगा? एबिलिटी ऑफ ऑर्गन सच एज आई, ईयर, स्किन टू सी, हियर एंड फील। तो हम फील कैसे कर रहे हैं, कैसे देख ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे फील हो पा रही हैं, ये इसका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी बात, आरडेम ने जो खोज की है, द डूअर्स रिसर्च कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इन लेट 1990s एंड 2000।
is being used to develop treatment for a wide range of disease and condition including chronic pain. इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? कोई डिजीज़ है, किसी को दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर इलाज हम कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है। अमेंडमेंट प्रपोज टू एब्सॉल्व एजेंसीज इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ऐसी एजेंसी जो कि इन्वॉल्व है नेशनल सिक्योरिटी में और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, उनको क्या करना चाहती है सरकार? उनको दोषमुक्त करना चाहती है। ठीक है, मतलब ये लोग फ्री हो जाएंगे इस एक्ट से। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड एब्सॉल्विंग एजेंसीज इन्वॉल्व इन द नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग प्रायर फॉरेस्ट क्लियरेंस। मतलब इनको अब पहले से ही क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द सेंटर एज ए पार्ट ऑफ अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। द FCA जिसको सबसे पहले 1980 में लाया गया था, 1988 में अमेंडमेंट किया गया, रिक्वायर सच परमिशन। अब अमेंडमेंट कर दिया गया तो इस प्रकार की उनको पहले से ही परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो प्रपोज्ड किया गया अमेंडमेंट है, संशोधन है, ये एक प्रकार से पार्ट है किसका? लार्जर रैशनलाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉ का। तो जो फॉरेस्ट लॉ पहले बन चुके हैं उनको एक प्रकार से मैनेज करने वाला बन गया, समझ लीजिए आप। द डॉक्यूमेंट इज ओपन टू पब्लिक डिस्कशन फॉर 15 days, आफ्टर विच इट कुड बी रेडी फॉर कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अभी क्या है, डिस्कशन के लिए 15 दिन के लिए इसको छोड़ दिया गया है, फिर इसके बाद कैबिनेट और पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसको मिल जाएगा। There is a plan in the document that is now available on the Environment Ministry's website. इसके अलावा एक प्लान भी है जो कि आप वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। टू exempt लैंड एक्वायर्ड बिफोर 1980। ठीक है, exempt लैंड मतलब जो लैंड है उसको फ्री करना है या फिर छूट देना है जो कि एक्वायर्ड किया गया है 1980 के पहले पहले, बिफोर द FCA कैम इनटू अफेक्ट। FCA 1980 के बाद आया है। बाय पब्लिक सेक्टर बॉडीज सच एस रेलवेज, तो इनको भी अपन फ्री कर देंगे, ऐसा इनका कहना। करेंटली द डॉक्यूमेंट नोट्स देयर वाज स्ट्रॉन्ग resentment among several ministry on how the act was being interpreted over the right of way of highway, रेलवे और हाईवे। अब करंट में क्या होता है, जैसे कि लैंड होल्डिंग एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रेल हो, NHAI हो, PWD हो, इनको यदि ज़मीन लेना है उस पार्टिकुलर वन एरिया की जो कि संरक्षित है, तो इनको क्या काम करना पड़ेगा? इस एक्ट के तहत इनको पे करना पड़ेगा स्टुपुलेटेड कंपनसेटरी लेवीज, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू दो, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन पे दो, तब जाकर के आप जो है इस प्रकार के लैंड का यूज़ कर सकते हो जो कि ओरिजिनली काय के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने क्या प्रपोज किया है? एडिंग ए क्लास टू मेक ऑफेंसेस अंडर द मॉडिफाइड एक्ट पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, और ए पीरियड विच में एक्सटेंड टू 1 year। तो यदि इस प्रकार से कोई ऑफेंस करता है तो 1 साल की मैक्सिमम जेल हो सकती है। एंड मेक इट कॉग्निसाइबेबल एंड नॉन बेलेबल, तो नॉन बेलेबल रहेगा, ये गैर जमानती रहेगा। दे आल्सो प्रपोज प्रोविजन फॉर पेनल कंपनसेशन टू मेक गुड फॉर द डैमेज ऑलरेडी डन। कंपनसेशन के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमृत मिशन 2.0 के बारे में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0। इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 1 अक्टूबर 2021 को। इसी के तहत बात कही जा रही है कि हम सर्वे करेंगे 500 सिटी में वाटर सप्लाई की हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो ए सर्वे ऑन हाउस होल्ड वाटर सप्लाई एंड द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो घरों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वाटर बॉडी जो है उनकी कंडीशन कैसी है 500 शहरों में, इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। कब? 2022 में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री के जो अधिकारी लोग हैं उनका ऐसा कहना है। तो अमृत 2.0 के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। इसमें वाटर बैलेंस प्लान्स वुड बी क्रिएटेड फॉर ऑल सिटीज़, तो पानी का जो बैलेंस है हर शहर में बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। द सर्वे पेयजल सर्वेक्षण इसका नाम है, वुड बी कैरिड आउट इन द 5 सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ अबव 1 लाख ईच, लेकिन कंडीशन ये रख दी है कि 1 लाख से जहाँ ज़्यादा की जनसंख्या वहीं पर ये सर्वे होगा। ये गड़बड़ बात है। विच वर कवर्ड अंडर द फर्स्ट इंटीरेशन ऑफ अमृत, जिनको कवर किया गया था अमृत जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था ना अमृत, said Dr. Thara, Joint Secretary in Ministry Amrut Mission Director. The survey would be started next year, she said on Monday. तो 1 अक्टूबर को दो जो मिशन है, दो स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन कौन सी मिशन? एक है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत मिशन 2.0। तो अमृत मिशन 2.0 हो वो वाटर की सप्लाई को लेकर के है, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो शहरी है वो जो शहर है ना उनको एकदम कूड़ा कचरा से फ्री बनाने वाला एक मिशन है। तो पहला वाला है कचरा मुक्त और दूसरा है जल की वाटर की सेफ्टी को लेकर के। अब जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसमें वैसे शहर आ जाएंगे जो कि पहले छूट गए थे। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखना है कि टॉयलेट बना था तो लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको कंटिन्यू रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये सब बातों का भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। ठीक है। इसके तहत सभी शहरों को स्थानीय निकायों को ODF प्लस और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले को ODF डबल प्लस के रूप में तैयार करने की योजना, ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसमें क्या है, जो ठोस कचरा है इसका जो सोर्सेस है इसके लिए 3R के सिद्धांत, मतलब रिड्यूस, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ऐसा करके उसका हमको निस्तारण करना है। और 2.0 की यदि हम बात करें तो इस योजना का जो टारगेट है वो 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल हमको उपलब्ध कराना है। इसके तहत 2.68 नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज इसमें करना है। इससे शहरी क्षेत्रों में करीब 10.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल के बारे में। ठीक है। तो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह की जाएगी। टेक्नोलॉजी में प्रूव ए गेम चेंजर, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो गेम चेंजर हो सकती है, ऐसा कहना है हेल्थ मिनिस्टर का। द अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज्ड टू मेक वैक्सीन डिलीवरीज ऑन मंडे, ये जो पिक्चर उसका दिखाया गया है। हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया है ICMR's का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन हेयर ऑन मंडे। अब ये जो डिलीवरी का मॉडल है इसका मेन उद्देश्य है कि लाइफ सेविंग वैक्सीन जो है हर किसी के पास पहुंच जाए, इसको इंश्योर करना। This is for the first time that Make in India drone has been used in South Asia to transport corona vaccine over an aerial distance of 15 किलोमीटर इन 12 से 15 मिनट। 15 किलोमीटर का एरिया निर्धारित कर दिया गया जिसमें टाइम लगेगा 12 से 15 मिनट। फ्रॉम द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लोकटक लेक करंज आइलैंड इन मणिपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यहाँ पर बात की गई है, कहाँ पर देना है,
वैक्सीन, उसकी बात की गई। एक्चुअल रोड डिस्टेंस बिटवीन दिस लोकेशन इज 26 किलोमीटर। Today 10 beneficiaries will receive the first dose and 8 will receive the second doses at the primary health center। अब ज़्यादातर हम देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है सड़कों की कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। कोई जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर तुरंत यदि हमको वैक्सीन पहुँचाना है तो उसके लिए ड्रोन सिस्टम सबसे बढ़िया रहेगा। We can use drones in delivering important life-saving medicine, collecting blood sample. This technology can also be used in critical situation. It may prove a game changer, ऐसा कहना है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया का। और यदि हम करेंटली देखें, ड्रोन बेस्ड डिलीवरी प्रोजेक्ट को परमिशन कब दी गई है? इम्प्लीमेंटेशन इन मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। तो ICMR ने एक स्टडी कंडक्ट कराई, किसके साथ कोलैबोरेशन? IIT कानपुर, टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ ड्रोन्स टू कैरी एंड ट्रांसफर वैक्सीन सेफ्टली। दोनों लोगों ने मिलकर के ये देखा है कि ये लोग कितनी कैपेसिटी की वैक्सीन को ले जा सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं वैक्सीन को सेफ्टी के साथ में। ये जो स्टडी है इसको कंडक्ट किया गया था मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ बातें जो थी वो छूट गई थी, आगे एक पेज में दिखाया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं दोनों, डेविड जूलियस और आर्डम पातापूतियन। इन्होंने टेम्परेचर और स्पर्श के लिए एक रिसेप्टर बनाया है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये जो रिसेप्टर है इससे इंसान टेम्परेचर और स्पर्श को फीलिंग कर सकता है। दोनों वैज्ञानिकों का अध्ययन सोमेंटोसेशन क्षेत्र पर केंद्रित था जो आंख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंगों की क्षमता से संबंधित है। एक पार्टिकुलर एरिया जिसका नाम रख दिया गया सोमेंटोसेशन, ठीक है, जो कि आंख, कान, नाक और त्वचा जैसे विशेष अंगों की क्षमता से संबंधित रहता है। अब जूलियस ने क्या काम करा था? हमारा जो नर्व सिस्टम रहता है, नर्व सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च के घटक कैप्साइसिन का इस्तेमाल किया था। और ये जो नर्व सेंसर है इससे त्वचा पर टेम्परेचर की प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा पातापूतियन ने कोशिकाओं में अलग प्रेशर संवेदनशील सेंसर का पता लगा लिया। पिछले साल इसी जोड़ी को न्यूरोसाइंसेस के लिए प्रतिष्ठित कवली पुरस्कार दिया गया था। अब कल्पना करिए कि आप गर्मी के मौसम में किसी दिन सुबह मैदान में नंगे पांव चल रहे हैं। आप सूरज की गर्मी, सुबह की ओस की ठंडक, हवा और अब अपने पैरों के बीच घास को महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर, स्पर्श और हर्षस्पर्श के ये प्रभाव सोमेंटाइजेशन पर निर्भर भावनाएं हैं।